दोस्तों, क्या आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? और क्या खुद ट्रेन की टिकट बुक की है? आपको शायद अंदाजा ना हो, पर आज घर जाकर अपने माता-पिता से जरूर पूछिएगा कि वे ट्रेन की टिकट कैसे बुक करते थे। वो आपको बताएंगे कि घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था, तब जाकर टिकट मिलती थी, और कई बार वो भी वेटिंग लिस्ट वाली। पर आजकल की बात तो अलग है। ट्रेन की टिकट बुक करनी है, घर पर बैठे बैठे चाय की चुस्कियां लेते लेते हम अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल खोलते हैं, बस कुछ बटन दबाए और हो गई टिकट बुक। यही हाल सिनेमा का भी है। पहले भीड़ में धक्के खाते हुए टिकट खरीदते थे, कभी कभी ब्लैक में भी खरीदनी पड़ती थी। पर अब घर पर बैठे बैठे लैपटॉप या मोबाइल पर टिकट ही नहीं, पर फिल्म देखते हुए खाने के लिए समोसे और सॉफ्ट ड्रिंक भी आप घर से ही बुक कर सकते हैं। इतना ही क्यों, आज ही की बात करते हैं। आप ये वीडियो जो देख पा रहे हैं, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के जरिए देख रहे हैं। इस वीडियो के लिए आवश्यक चित्र और सामग्री जुटाई गई है इंटरनेट से। उन लोगों ने इस वीडियो पर काम किया है जो आपसे कई दूर विभिन्न जगहों पर रहते हैं। है ना कमाल की बात? और ये सब कैसे संभव हुआ? उस क्षेत्र की वजह से जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र। नमस्कार बच्चों। इस भूमिका के बाद आशा है आप सब इस क्षेत्र के बारे में कुछ और जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे। दोस्तों, इस क्षेत्र का आधार है कंप्यूटर, तो फिर उसको जाने बिना इस क्षेत्र को जानना उचित नहीं होगा। तो चलिए शुरू करें। कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पहले समझते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं। बच्चों, जैसे हमारा शरीर बनता है हड्डियों के ढांचे से, उसी तरह हार्डवेयर कंप्यूटर का ढांचा होता है। इसमें शामिल हैं स्क्रीन, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, सीपीयू, पावर केबल, ग्राफिक्स कार्ड इत्यादि। आसान शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर के वो सारे हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। इसी ढांचे के आधार पर कंप्यूटर एक दूसरे से अलग होते हैं। बड़े ढांचों वाले विशाल कंप्यूटर, बड़े बड़े कमरों जितने बड़े, और छोटे कंप्यूटर जैसे हमारा लैपटॉप या नोटबुक और मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर ही है। मुख्य रूप से कंप्यूटर 7 प्रकार के होते हैं। उनका वर्गीकरण उनके आकार और गणना करने की उनकी क्षमता पर आधारित होता है। हमारा दिमाग हमें बताता है कि हमें कब, क्या और कैसे करना है। उसी तरह कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू। जैसे हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह सीपीयू भी भाषा का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को विभिन्न कार्यों के निर्देश देता है। कंप्यूटर की इसी भाषा को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हम अपने शरीर को तो छू सकते हैं, पर बोली और भाषा को नहीं, उसी तरह अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसे हम छू सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर वो हिस्सा है जिसे छुआ नहीं जा सकता। पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस इत्यादि कंप्यूटर की भाषाएं हैं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और इन्हीं के जरिए कंप्यूटर को काम करने के निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। कंप्यूटरों को डेटा साझा करने, यानी डेटा शेयर करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और संचार के उद्देश्य से जोड़ा जाता है। विभिन्न जगहों में स्थित इन कंप्यूटरों को अलग-अलग तरीकों से जोड़ा जाता है। तारों के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, और फिर इन्हीं के माध्यम से डेटा शेयर करना, संचार इत्यादि किया जाता है। आमतौर पर दो मुख्य तरह के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लैन या लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक सीमित क्षेत्र, जैसे घर, स्कूल, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय परिसर या ऑफिस के भीतर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है।
इन कंप्यूटरों को तारों से जोड़ते हैं या फिर ईथरनेट और वाईफाई स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के लिए उपयोग में आने वाली दो सबसे सामान्य प्रौद्योगिकियां हैं। विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क या वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क देशों, महाद्वीपों, यहां तक कि पूरी दुनिया को भी कवर कर सकता है, यानी पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को जोड़ता है। लैन स्वतंत्र नेटवर्क होते हैं, लेकिन इंटरनेट डिवाइसेस जैसे राउटर्स के माध्यम से वैन के साथ लिंक किए जा सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो पता है दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट ही है। मतलब इंटरनेट हुआ वैन का एक उदाहरण, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण। कल्पना कीजिए, दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को जोड़ना। आप धरती पर कहीं पर भी रहते हो, अपने कंप्यूटर के जरिए किसी भी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं, उनके साथ संचार कर सकते हैं, अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, सिर्फ कुछ बटन दबाकर। यह सोच भी कितनी दिलचस्प है ना? क्या आपने बिना ड्राइवर की कार के बारे में सुना है? क्या यह संभव है? हाँ। क्या आपने या आपके परिवार में से किसी ने टैक्सी बुलाने के लिए ऐप का इस्तेमाल किया है? एक ऐप हमारे लिए निकटतम टैक्सी कैसे खोजता है? यह सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक एक अवधारणा द्वारा संभव है। एआई एक कंप्यूटर की सोचने और सीखने की क्षमता है, लेकिन यह कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि इसमें कंप्यूटरों को इंसानों की तरह सोचना सिखाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण है रोबोट। रोबोट एआई वाली मशीन है, जिसे वह सब काम करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है जो मनुष्य कर सकते हैं, जैसे सफाई, सेवा, घरेलू कार्यों में मदद करना, यहां तक कि सैनिकों की तरह लड़ना, यातायात का प्रबंधन करना आदि सब। इनका उपयोग बड़ी मात्रा में निर्माण कंपनियों में भी किया जा रहा है। इन दिनों रोबोट्स का इस्तेमाल सर्जरी करने के लिए भी किया जाता है। कमाल है ना? डेटा साइंस के क्षेत्र में एक और दिलचस्प नई तकनीक है, बिग डेटा। इसका आसान सा मतलब है ढेर सारा डेटा इकट्ठा करना, फिर उसे समझकर ऐसे निष्कर्ष निकाला जिनका उपयोग जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए किया जा सके। अब ये डेटा आता कहां से है? जवाब है कई क्षेत्रों से। उदाहरण के लिए उन वेबसाइटों से जहां ग्राहक खरीदारी करते हैं, और कॉल सेंटर से, फोन कॉल के माध्यम से, अस्पतालों से और कई अन्य तरीकों से डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर वैज्ञानिक इस सारे डेटा का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं और उनमें छुपे पैटर्न ढूंढ निकालते हैं। फिर इस पैटर्न का उपयोग किया जाता है। समझ लीजिए डेटा मिला कि बहुत सारे लोग जीन्स की तलाश कर रहे हैं, तो उस ब्रांड की जीन्स का उत्पादन बढ़ा दिया जाता है और जीन्स से संबंधित और अधिक विज्ञापन लोगों के साथ साझा किए जाते हैं। हॉस्पिटल से मिले डेटा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में क्या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, और फिर डॉक्टर उन समस्याओं के प्रति सजग रहते हैं और उनके निवारण के उपायों की तैयारी पहले से ही कर लेते हैं, ताकि महामारियों से बचा जा सके। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां बिग डेटा का उपयोग किया जा सकता है? वो हैं रिटेल उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा। वास्तव में कई क्षेत्र व्यवसायों को चलाने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर रहे हैं। अब समझते हैं इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए जरूरी योग्यताओं को। भारत को आईटी शिक्षा का केंद्र माना जाता है। यहाँ 4000 से अधिक संस्थान और कॉलेज विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों को पेश करते हैं। जैसा कि हमने देखा, आईटी में 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहां विशेष अध्ययन की आवश्यकता है। आपकी रुचि के अनुसार आप किसी भी एक क्षेत्र को चुनकर उसमें प्रशिक्षण पा सकते हैं। ये क्षेत्र हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग। प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन वाले कई उपक्षेत्र हैं। हार्डवेयर इंजीनियरों का मुख्य काम कंप्यूटर पार्ट्स का अनुसंधान, डिजाइन, विकास, विश्लेषण और परीक्षण है।
इस क्षेत्र में आप हार्डवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर डिजाइनर, एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर, स्टोरेज इंजीनियर या फिर हार्डवेयर टेस्ट इंजीनियर की भूमिका में काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले लोगों की जरूरतों का विश्लेषण करके उन्हें समझते हैं और फिर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं और अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, क्यूए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर आदि की भूमिका निभा सकते हैं। नेटवर्किंग, आसान भाषा में नेटवर्किंग का मतलब है बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना ताकि उनके बीच संचार हो सके। इनको इंटरनेट के माध्यम से या उसके बिना भी जोड़ा जा सकता है। इस क्षेत्र में शामिल है नेटवर्क डिजाइन करना, नेटवर्क का निर्माण करना, नेटवर्क का रख रखाव और नेटवर्क कनेक्शन में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को हल करना। इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले नेटवर्क टेक्नीशियन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट आदि की भूमिकाओं को निभाते हैं। कई प्रसिद्ध वैश्विक आईटी कंपनियों ने भारतीय आईटी स्नातकों की एक बड़ी संख्या को अपनी कंपनियों में विभिन्न क्षमताओं में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों में नौकरी पर रखा हुआ है। इनमें से कई कंपनियों के कार्यालय या मुख्यालय बेंगलोर में हैं, इसलिए वहां आईटी से संबंधित नौकरियों के लिए गुंजाइश अधिक है। पुणे, चेन्नई, दिल्ली, गुरुग्राम अन्य भारतीय शहर हैं जहां रोजगार के अच्छे अवसर हैं। ये रही कुछ आईटी कंपनियां। क्या आपने इनमें से किसी कंपनी का नाम सुना है? इनमें से कई कंपनियां हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग क्षेत्रों में जानी मानी कंपनियां हैं। कुछ बड़ी कंपनियां हैं, कुछ मध्यम आकार की और कुछ छोटी हैं। विशेष रूप से बेंगलोर में कई नए स्टार्टअप भी आ रहे हैं जो लगातार नौकरी के लिए आईटी स्नातकों की खोज में रहते हैं। इतना बड़ा उद्योग, नई नई तकनीकों के लिए शोध के अवसर और नए उभरते उपक्षेत्र, है ना रोमांचकारी? चलिए देखें कि इस उद्योग में भर्ती के लिए किस तरह के कोर्स उपलब्ध हैं और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। पहला विकल्प है सूचना प्रौद्योगिकी में 4 वर्ष का बीई या बीटेक कोर्स। इस कोर्स के लिए आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ कम से कम 50% अंक के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और साथ ही सीईटी या उसी के जैसी प्रवेश परीक्षाएं भी देनी होंगी। दूसरा विकल्प है कंप्यूटर विज्ञान में 3 साल का बीएससी कोर्स। इस कोर्स के लिए आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 45 से 50% अंक के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तीसरा विकल्प है कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 साल का स्नातक कोर्स। इस कोर्स के लिए आपको विज्ञान के साथ 12वीं या पीयूसी की परीक्षा 45 से 50% अंक के साथ उत्तीर्ण करनी होगी। कुछ और विकल्प भी मौजूद हैं, जैसे कि आईटी डेटा एनालिटिक्स में 1 से 3 साल का बीवॉक कोर्स। इस कोर्स के लिए आपको कला, वाणिज्य या विज्ञान में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और साथ ही अगर अनिवार्य हो तो संस्थान की प्रवेश परीक्षा भी देनी होगी। दूसरा विकल्प है सूचना प्रौद्योगिकी में 2 से 3 साल का डिप्लोमा। इस कोर्स के लिए आपको कम से कम 50% अंक के साथ विज्ञान स्ट्रीम यानी पीसीएम या पीसीएमबी के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तीसरा विकल्प है कंप्यूटर विज्ञान में 3 साल का डिप्लोमा। यह कोर्स आप 10वीं के बाद कर सकते हैं, साथ ही अगर अनिवार्य हो तो उस संस्थान की प्रवेश परीक्षा भी देनी होगी। दोस्तों, आपने देख ही लिया कि हर क्षेत्र में अवसर तो बहुत हैं। जरूरत है अपनी रुचियों और हुनर को पहचान कर उनसे संबंधित क्षेत्र को पहचानने की। और अगर शौक और हुनर के साथ मेहनत भी जुड़ जाए तो फिर हर क्षेत्र में सफलता निश्चित होती है। तो फिर देर किस बात की? अपने आप से पूछिए कि आप किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और जुट जाइए उसको पाने की कोशिश में। हमेशा की तरह किसी भी सहायता और मार्गदर्शन के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।